क्या बलूचिस्तान भी भारत के साथ मिलना चाहता था? और आज के दौर में जब बलूचिस्तान एक पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, अभी 11 अगस्त को उसने खुद का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया और स्वतंत्रता दिवस घोषित करने के साथ साथ भारत समेत तमाम देशों को पत्र लिख करके मान्यता की गुहार लगाई, तो मुझे याद आया मान्यता की गुहार बलूचिस्तान ने 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उस समय भी अगस्त 1947 में भी लगाई थी। ऐतिहासिक तौर पर क्या तथ्य हैं, किस तरीके से बलूचिस्तान जो भारत के साथ में मिलना चाहता था या भारत से राजनीतिक मान्यता चाहता था और बाद में पाकिस्तान ने कैसे बलूचिस्तान पर कब्जा किया था, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख था, इसी बात को डिटेल में आज अगले कुछ मिनटों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले तो बलूचिस्तान का नक्शा आप समझ लीजिए। बलूचिस्तान के नक्शे को मोटे तौर पर इन 4 रीजन को मिलाकर के देखा जा सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी कि ये सबसे बड़ा रीजन है कलात रीजन, उसके बाद में लास बेला, मकरान और इसके अलावा है खरान। ये चारों इलाकों को मिलाकर के बलूचिस्तान बनता है और इसमें सबसे बड़ा इलाका है कलात। जब हम बलूचिस्तान, आज के बलूचिस्तान की बात करते थे, ये चारों शामिल होते हैं, लेकिन उस समय कलात सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। अब अभी 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित क्यों किया, उसके ऐतिहासिक तथ्य है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की अगस्त 12 की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को अंग्रेजों ने आजाद घोषित किया था। अंग्रेजों का, फॉर एग्जांपल, इसे यूं समझिए, ये इतना बड़ा इलाका था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, इसमें से ये इधर वाला ये भारत बन गया, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान बन गया और पास वाला जो था बलूचिस्तान। लेकिन भारत की आजादी 15 अगस्त को होती है, पाकिस्तान 14 अगस्त, लेकिन बलूचिस्तान तो उससे भी पहले 11 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका था। अब 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की आजादी की कहानी क्या है, उस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले कुछ तथ्य ये कि 1947 में बलूचिस्तान की आजादी से पहले वहां के खान ऑफ कलात, मैंने कहा ना सबसे बड़ी रियासत कलात हुआ करती थी, इसलिए वहां के शासक को खान ऑफ कलात कहा जाता था। और वहां के प्रमुख नेताओं ने भारत के साथ में क्या अप्रोच की थी, भारत के साथ किस तरह के संबंध बनाने की कोशिश की थी, भारत से किस तरह का संपर्क करने की कोशिश की थी, किस तरह का फेवर मांगा था, ये 2 प्रमुख नेताओं के नाम सुन लीजिए। ये तो खान ऑफ कलात, उस समय वहां के शासक थे मीर अहमद खान बलोच। ये दूसरा, ये जो चेहरा है ये है गोस बख्श बेजेंजो, जो कलात स्टेट नेशनल पार्टी जो इनकी थी उसके प्रेसिडेंट थे। 1946 में ये जो गोस बख्श है वो दिल्ली में आते हैं और भारत के अंदर कांग्रेस के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिलते हैं। उन्होंने ब्रिटेन के साथ में जो अलग से ट्रीटी रिलेशनशिप थी, इसलिए ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने पर कलात की स्वतंत्रता स्थिति बनी रहनी चाहिए। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिलकर के क्या कहा कि अंग्रेज इंडियन, जो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, ब्रिटिश इंडिया से ही हम आजाद होकर भारत बने, उसी से अलग एक पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान कह सकते हैं। लेकिन कलात के शासकों का यह कहना था कि 1876 के अंदर हमारी ब्रिटेन के साथ में एक संधि हो रखी है, उस संधि के मुताबिक ब्रिटेन के हम कलात रीजन गुलाम नहीं हैं, हम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए जब आप ब्रिटेन के साथ आजादी की बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कलात का कोई लेना देना नहीं है, हम पहले से अलग है। ये उन्होंने अबुल कलाम आजाद से मिलकर के तर्क दिया। लेकिन अबुल कलाम आजाद ने भी उनकी आजादी की इस बात का समर्थन किया नहीं। ये नेता कैसे थे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब कलात अलग से आजाद हो गया अगस्त 1947 में, उसके लगभग 5 महीने बाद में 14 दिसंबर 1947 को ये जो गोस बख्श हैं उन्होंने कलात असेंबली के अंदर पाकिस्तान में मर्जर का खुलकर विरोध किया और पाकिस्तान के साथ सोवरेन ट्रीटी रिलेशनशिप की बात की। क्योंकि बलूचिस्तान के आजाद होने और पाकिस्तान बनने के बाद में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर ली थी। 4-5 महीनों के अंदर अंदर इनको भी ये समझ में आ गया कि अब पाकिस्तान हम पे कब्जे की सोच रहा है। कुछ लोगों ने जो वहां बलूचिस्तान के अंदर थे उन्होंने कह भी दिया कि चलो मर्जर कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बार बार लेटर लिख करके इन पर दबाव बना रहे थे, तो इन्होंने खुल करके विरोध किया
कि हम पाकिस्तान के साथ मर्जर नहीं करेंगे, बल्कि एक संप्रभु समझौते के तहत एक पड़ोसी देश के तौर पर उनके साथ में व्यापार करेंगे, उनके साथ में राजनीतिक संबंध रखेंगे, उनके साथ में विदेश संबंध अच्छे रखेंगे। हम एक मित्र राष्ट्र के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मर्जर नहीं होना चाहिए। इतना खुल करके इन्होंने घोष बख्श ने उसका विरोध किया था। इसके अलावा एक और नेता थे, ये नेता समद खान इनका नाम था। इन्होंने भी, समद खान जो बलूचिस्तान की आजादी के बाद में भी उस इलाके के अंदर बहुत काम किया था। 1946 में इन्होंने भी कांग्रेस की लीडरशिप से मिलकर के एक मैसेज जो जवाहरलाल नेहरू को डिलीवर किया था, जवाहरलाल नेहरू तक उसको पहुंचाया था, कलात का मुद्दा उन तक पहुंचाते हुए भारत के साथ मिलने की, या फिर उन्हें एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर, ज्यादातर उनकी शुरुआती मांग थी वो संप्रभु राष्ट्र के तौर पर थी। 1946-45 तक आते आते, और वो लंबे समय से थी, ऐसा भी नहीं था कि 1946 में पहले रखी थी। अब जरा एक बात और समझिए, ये आपको खान ऑफ कलात और मोहम्मद अली जिन्ना की साथ की तस्वीर दिख रही है। ये साथ की तस्वीर क्यों दिख रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना बाय प्रोफेशन वकील थे। पाकिस्तान का पहली बार प्रस्ताव आता है, पाकिस्तान नाम का जो आइडिया मार्केट में आता है वो 1940 में आता है, लेकिन कलात ने पूरी तरीके से ब्रिटेन से स्वतंत्रता लेने का, मतलब ब्रिटेन के साथ जो भी ट्रीटी थी उसके तहत जो उसको कुछ मजबूरियां थी। देखो, समझौते की मजबूरियां यूं होती हैं कि भैया आपने भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन कर रखा है, आज की तारीख में अगर उदाहरण लेते तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जिन प्रावधानों पर, तो आपको उस इंटरनेशनल ट्रीटी के भी समझौते को मानना पड़ता है। जाहिर सी बात है, कलात ने ब्रिटेन के साथ में जो 1876 में समझौता किया था उसको मानना ही था। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना को 1936 में ही इन्होंने एज अ वकील हायर किया था। कलात ने कब मोहम्मद अली जिन्ना को एज अ वकील हायर किया था? 1936 में। देश हमारे आजाद कब हुए हैं? 1947 में, पाकिस्तान और इंडिया। 1940 से पहले तो पाकिस्तान नाम का कोई आइडिया ही नहीं था। तब एक अच्छे वकील के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना को खान ऑफ कलात ने अपना लीगल एडवाइजर नियुक्त किया था। मैं ये चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि 1936 में जब उन्होंने लीगल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया था तो ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और हम इनके साथ जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान नाम की कोई फफूंद 1936 तक थी नहीं। हालांकि इनको लीगल एडवाइजर कब नियुक्त किया गया इसकी तारीख को लेकर जरूर मतभेद है। कई दस्तावेज है जिसमें 1936 का जिक्र आता है, तो कई में यह लिखा था कि अर्ली 1940s, यानी कि 36-38 के आसपास की ही बात है। वकील नियुक्त किया इन्होंने एज अ वकील। जो ब्रिटेन सरकार के सामने जो तर्क रखे वो तर्क मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाद में यही जब पाकिस्तान के शासक बने तो उसी बलूचिस्तान पर कब्जा किया। क्या क्या तर्क दिए? पहला तर्क दिया कि द स्टेट ऑफ कलात इज एन इंडिपेंडेंट सोवन स्टेट। 1936 में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अंग्रेजों के सामने तर्क दिया था वो यह दिया था कि कलात एक सोवन स्टेट है, एक संप्रभु राज्य है, न कि आपका अधीन राज्य है। पहला। दूसरा ये कि कलात का भारत का मतलब उस समय ब्रिटिश इंडिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ये पूरा रीजन जो अंग्रेजों के अधीन था वो शामिल था। यानी कि जब हम 1947 से पहले भारत की बात करते हैं, भारत के साथ कोई किसी देश के संबंध की बात करते हैं, तो उसमें भारत और पाकिस्तान वाला ये पूरा रीजन आता है। कलात का भारत से संबंध केवल ब्रिटिशों के कारण है। बात को फिर समझिएगा। कलात के शासक ये कह रहे हैं अपने वकील मोहम्मद अली जिन्ना के जरिए कि भारत के साथ वैसे हमारा ऑन डॉक्यूमेंट कोई समझौता या किसी भी तरह के राजनीतिक संबंध नहीं है। हमारे भारत के साथ जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अंग्रेजों के साथ कोई संधि हो रखी है और अभी भारत पर जो शासन है वो अंग्रेजों का है। ये बात वो क्लियर कर रहे हैं। यानी कि कलात तब भी अंग्रेजों से बात कर रहा है तो भारत से खुद को अलग दिखा रहा है। ये बात समझिए। कलात को किसी इंडियन यूनियन में शामिल नहीं किया जा सकता है। अंग्रेज कह रहे हैं कि जब आप भारत की आजादी की जो बातें चल रही ना, आप जब भारत को आजाद करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कलात भी शामिल है। नहीं, हम तो इस मसले में ही नहीं है। ना हम भारत के अलग बनने वाले पाकिस्तान में शामिल है, ना भारत में किसी में। हम एक अलग राष्ट्र है। ब्रिटिश ट्रीटी समाप्त होने पर कलात की पुरानी स्वतंत्रता स्थिति वापस आएगी। उन्होंने कहा कि आप इस भारत वाले इस रीजन पर राज कर रहे थे, इसलिए हमने आपके साथ में समझौता किया था। अगर आप यहां पर शासन करना छोड़ देते हैं, भारत और भारत का जो भी रीजन है उसमें पाकिस्तान वाला भी हिस्सा साथ में था,
अगर आप ये इलाका छोड़ते हैं तो हमारी संधि खत्म हो जाती है, और जब हमारी संधि खत्म हो जाती है तो हमारी पूरी संपूर्ण संप्रभु स्थिति वापस लौट आती है। जो शर्तों के तहत हमने कुछ अधिकार आपको दिए थे वो भी हमारे वापस आ जाते हैं। अब यहां दो बातों को बहुत वापस, चारों पॉइंट के अंदर मूल दो बातें हैं। पहला तो ये कि 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना भी ये मानते हैं कि कलात एक संप्रभु राष्ट्र है। दूसरी ये कि अगर 1936-40 के दौर में अंग्रेजों से होने वाली वार्ता में भी इंडिया को अलग, कलात खुद को अलग ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश भारत का कलात हिस्सा नहीं था, और कलात तब भी एक अलग राष्ट्र था। और अगर अंग्रेज ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करते तो उसमें कलात नहीं आता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि ट्रीटी ऑफ कलात थी क्या। दरअसल ये शॉर्ट में यूं समझिए कि 1876 में अंग्रेजों के और कलात के, खान ऑफ कलात के साथ में समझौता हुआ था। 8 दिसंबर 1876 को जकोबाबाद के अंदर खान ऑफ कलात और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में संधि हुई थी। इस संधि के अंदर तमाम शर्तें थी, जिसमें वहां पर व्यापार करना, वहां पर अपनी चौकियां स्थापित करना, अंग्रेज अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए अलग अलग इस तरह के स्टेट्स के साथ में संधि करते थे, और उस संधि के तहत वहां पर अपनी चौकियां भी स्थापित करते थे। शुरुआती टाइम में चौकियां ये कहकर स्थापित करते थे कि यहां होने वाले हमारे व्यापार की सुरक्षा भी हम करेंगे। फिर साथ में समय समय पर इसके साथ एक शर्त यह भी थी कि 1 लाख रुपए सालाना खान ऑफ कलात को रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। किस लिए देगी? क्योंकि उसके इलाके का अपने व्यापार मार्ग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर अपनी चौकियां स्थापित कर रहे वगैरह। लेकिन इसी के अंदर एक आर्टिकल 3 था। उस आर्टिकल 3 जो ये ट्रीटी ऑफ कलात है, उसमें यह लिखा हुआ था कि कलात की इंडिपेंडेंस का सम्मान किया जाएगा, कलात की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा। आज भी बलूचिस्तान के आंदोलन में कलात, ट्रीटी ऑफ कलात 1876 का जिक्र आता है, और जिसमें यह बार बार कहा जाता है कि अंग्रेजों के भी हम गुलाम नहीं थे, हमारी जो अंग्रेजों के साथ संधि थी उसमें भी हमारी स्वतंत्रता के सम्मान की बात कही गई थी। अंग्रेजों के साथ में ये स्वतंत्र थे। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना भी ये मानते हैं कि ये स्वतंत्र थे, और यही बात में खान ऑफ कलात से फीस लेकर के एक वकील के तौर पर वो ब्रिटेन के सामने, ब्रिटेन गवर्नमेंट के साथ में तर्क भी रखते हैं। अब सवाल आता है 1947 में आजादी के बाद की। ये एक आर्टिकल आप देखिएगा, इसमें कुछ तर्क इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि वीक वाज अरेस्ट एंड, हाँ, एक तो ये कि जब कलात पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना तो उसके बाद में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी थी। जब उनकी नीयत का पता चला तो ये जो खान ऑफ कलात थे, इन्होंने वहां पर सेना रखनी शुरू की, और सेना रखनी शुरू की तो जब बाद में पाकिस्तान ने कब्जा किया था, तब इनके भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम, जिन्होंने उस सेना का नेतृत्व किया था, उसको भी पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर कलात के चारों ओर पाकिस्तान सेना ने घेरा डाला था। लेकिन इसमें एक और चीज है, अगस्त 1947 पाकिस्तान एंड कलात conclude the stand still agreement that acknowledge कलात as an independent state। अगस्त 1947 जब भारत और पाकिस्तान आजाद होते, तब पाकिस्तान के साथ में कलात, जिसे अपन बलूचिस्तान अभी कह रहे हैं, उसका एक समझौता होता है, जिसमें एक तो यथास्थिति को बरकरार रखने का फैसला होता है। पहला कि जो भी अभी स्थितियां हैं उसको हम बरकरार रखेंगे, एक दूसरे की स्थितियों का सम्मान करेंगे, और जब हम एक राष्ट्र के तौर पर समझौता कर रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब आप इतनी सारी कहानी के अंदर बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो गए हैं, तो आपको मैं कुछ टाइमलाइन के जरिए, ये अगर आपको एक साइड में लेकर के आप रोक करके इसको पढ़ना चाहते हैं तब भी पढ़ लीजिएगा, टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं। अब 1947 में अपन आ जाते हैं। अप्रैल 1947 में जिन्ना से भी खान ऑफ कलात ने कानूनी मदद मांगी। कानूनी मदद कैसे? एक वकील के तौर पर, कि अंग्रेज इस भारत को आजाद करने वाले हैं, हम एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं, तो आप एज अ वकील अंग्रेजों के सामने हमारी टेक्निकली लीगल पॉइंट्स को रखिए। ये एज अ नेता मोहम्मद अली जिन्ना से मदद नहीं मांगने आए थे,
11 अगस्त 1947 को, जो मैंने पीछे एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दिखाई थी, उसके मुताबिक कलात को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज भी इस इलाके को निपटा के जाना चाहते थे, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंग्रेजों की हालत खराब थी। वो कह रहे थे भाई अगर हम यहां पर इंडिया को आजाद कर रहे हैं, इंडिया को 2 हिस्सों में बांट भी रहे हैं और आजाद कर रहे हैं, तो इंडिया के पास में ये कलात रीजन है, इसके साथ हमारा कोई समझौता हो रखा है, उस ट्रीटी को भी अब एंड करते हैं। और कलात को 4 दिन पहले ही आजाद कर दिया। उसके बाद में इंडिया को आजाद किया जाता है, जिसमें से पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनता है। अगस्त 1947 में पाकिस्तान के साथ मैंने जैसा कि आपको बताया कि समझौता हुआ था, उस समझौते की जानकारी देते हुए कलात ने भारत को पत्र लिखे और यह कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ में समझौता हुआ है। आपको मैं फिर बता देता हूं, पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ था उसकी मैंने ये डिटेल बताई कि अगस्त 1947 में पाकिस्तान और कलात के बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक दूसरे को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। कलात ने भारत को भी अगस्त में पत्र लिखा और कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा एक समझौता हुआ, जिसके तहत हम एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र है, हमने यथास्थिति को बरकरार रखने का फैसला लिया। उस फैसले की पूरी जानकारी दी और भारत के साथ भी अपने रिश्तों को वो बढ़ाना चाह रहे थे और इसलिए भारत में एक ट्रेड एजेंसी खोलने के लिए भी संपर्क किया। लेकिन भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि विदेश मामले उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, इस तरह के मामले विशेष तौर से। सितंबर 1947 में कलात के प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री की कराची यात्रा होती है। कराची यात्रा के दौरान वो वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को यह मैसेज देते हैं कि हम एक, आपके बार बार नियत और बयान इस तरह के आ रहे हैं कि आप हमारे इलाके को अपने राष्ट्र में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम समझौतों पर एक राष्ट्र के रूप में आपके साथ में अच्छी ट्रीटी करके, अच्छे समझौते करके एक मित्र राष्ट्र के तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन मर्जर नहीं चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी बात को माना नहीं, अलग तरह की वहां टॉक हुई, जिसकी वजह से सितंबर 1947 से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे, कलात और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे। दिसंबर 1947 तक आते आते कलात को समझ में आया कि अब हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन से हथियारों की बात करनी शुरू की, हथियारों की खरीद की बात करनी शुरू की। इधर भारत से संपर्क किया राजनीतिक मान्यता के लिए कि आप हमको राजनीतिक मान्यता दीजिए और अलग तरह की नैरेटिव बेस्ड मदद कीजिए। मिलिट्री मदद का कहीं पर भी क्लियर एविडेंस नहीं है, मदद मांगी है, मैंने भी बहुत रिसर्च किया, लेकिन उस मदद को मैं ये कोट नहीं कर पाया कि वो मदद मिलिट्री मदद थी या नॉर्मल नैरेटिव लेवल की मदद की बात की गई है। 2 फरवरी 1948 को जिन्ना ने कलात को एक पत्र लिखा और एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि बिना देरी किए फटाफट पाकिस्तान के अंदर विलय करो। यह धमकी जैसे ही मिली, भाई बलूचिस्तान उस समय आर्मी के तौर पर, क्योंकि 1940 के बाद में ना मुस्लिम लीग के आइडिया को सपोर्ट करने वाले ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बहुत ज्यादा तादाद में लोग शामिल हुए थे। इस पर मैं कभी अलग आंकड़े बताऊंगा कि किस तरीके से वीर सावरकर ने कानपुर के अपने एक भाषण में कहा था कि किस तरीके से मुस्लिम लीग के और जिन्ना के आइडियाज को सपोर्ट करने वाले लोगों की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में संख्या बढ़ रही है। कल को अगर ब्रिटिशर्स यहां से चले गए और उस आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग भी मिलिट्री और हथियारों को चलाने में सक्षम लोग होंगे, तो फिर हमारी जो मिलिट्री बनेगी वो बहुत कमजोर होगी। इस तरह की बात करते हैं। खैर, जब यह धमकी जाती है तो फरवरी 1948 के अंदर कलात की संसद, वहां की संसद के भी 2 सदन थे, जैसे अपने यहां लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही वहां की संसद के, बलूचिस्तान की संसद के 2 सदन थे, दरुल अवाम और दरुल उमरा। इन दोनों में इस विषय पे चर्चा हुई कि पाकिस्तान की ऐसी धमकी आई है, मर्जर को लेकर कहा गया है, अब क्या किया जाए। 26 फरवरी 1948 को एक सदन जो दरुल अवाम है उसने यह फैसला लिया कि हम किसी भी तरह के एक्सेशन के खिलाफ है और किसी भी तरह के मर्जर के खिलाफ है और खिलाफत का प्रस्ताव पास किया। अगले 1-2 दिन में, फरवरी के अंत होते होते, दूसरे वाला जो सदन था उसने भी एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह कहा कि जो ट्राइबल सरदार है वगैरह वो इस पर विचार के लिए समय मांग रहे, और जो वहां की संसद ने 3 महीने का उनको विचार करने के लिए समय दिया है कि हमें फटाफट फैसला लेना पड़ेगा, या तो हमको मिलिट्री रूप से मजबूत होना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान का सामना करना पड़े। लेकिन जैसे ही संसद में यह बातचीत चली, 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने जबरदस्ती एग्रीमेंट पे साइन करवा दी। और जिस समय एग्रीमेंट पर साइन हुए थे उस समय कलात को पाकिस्तान आर्मी चारों तरफ से घेर चुकी थी। खान ऑफ कलात के भाई को, जो वहां मिलिट्री बना करके ताकत बढ़ाने वाले थे, उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, मैंने डिटेल में बताया था। लेकिन उस समय भारत क्या कर रहा था, इसको लेकर एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इन बातों का जो मैंने बताया है उसका क्लियर जिक्र मिलता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद से कैसे संपर्क। इसमें एक और खास बात मिलती है कि
उस समय के वीपी मेनन जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, उन्होंने 27 मार्च 1948, 27 मार्च कौन सी तारीख है, जब इधर पाकिस्तान की धमकी मिलने के बाद में, और 27 मार्च मैंने गलत लिख लिया है, 26 फरवरी को यहां से यह प्रस्ताव पास हो जाता है। उसके बाद में यहां पर ऑल इंडिया रेडियो को, यहां थोड़ा सा तारीखों को लेकर मैं बहुत क्लियर कहूंगा, बहुत सी रिसर्च में तारीखों को लेकर कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। कहीं पर फरवरी की जगह मार्च आ रहा है, कहीं 27 फरवरी की जगह दूसरे सोर्स में 17 फरवरी आ रहा है। हम कहानी को समझने पर ज्यादा जोर दें, कुछ तारीखों का अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तब भी। वीपी मेनन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कह दिया कि कलात यानी बलूचिस्तान ने हमसे संपर्क किया है, मदद मांगी है एक भारत के साथ मिलने का। ये जैसे ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ये प्रसारण हो जाता है। मेनन रिवील्ड दैट द खान ऑफ कलात वाज प्रेसिंग इंडिया टू एक्सेप्ट कलात्स एक्सेशन। किस बात का? कलात का भारत के साथ में मर्जर को एक्सेप्ट किया जाए, बट इंडिया वुड हैव नथिंग टू डू विद इट। मेनन ने यह भी कहा कि खान ऑफ कलात तो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन भारत ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जैसे ही यह बात कही, जिन्ना के कान खड़े हो गए। जिन्ना को पता था इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। हालांकि बाद में संसद के अंदर मार्च 30, 1948 को और कैबिनेट मीटिंग के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बातों का खंडन किया कि नेहरू जो वीपी मेनन ने कोट किया है वो गलती से कोट हो गया है, ऐसा हमारे साथ में कोई संपर्क नहीं किया, हमारी इस तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है। ये इस पूरी कहानी है। लेकिन एक एंडिंग और है। पाकिस्तान उस समय नया नया बना था। कलात पर, बलूचिस्तान पर जिस तरीके से उसने कब्जा किया, अगस्त 1947 में आजाद हुए, मार्च 1948 यानी कि अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 10 महीने बाद में बलूचिस्तान पर कब्जा किया। लेकिन आपको पता है उसका भारत को क्या नुकसान हुआ? बलूचिस्तान पर कब्जे से पाकिस्तान का हौसला बढ़ा। देखो, आप इस नक्शे पर यूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बलूचिस्तान कहां पर था? बलूचिस्तान पर कब्जे से भारत को क्या नुकसान हुआ? अब आप इस मैप को देखिए। ये वाला जो रीजन है ना, मोटे तौर पर ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है, ये टोटल पूरा पाकिस्तान, और उसमें ये वाला जो रीजन है ये बलूचिस्तान है। बाकी अगर बलूचिस्तान को हटा देती, बीच में जितना दिख रहा है इतना ही पाकिस्तान बचेगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया तो उसकी हिम्मत बढ़ी, और हिम्मत बढ़ी तो अगले 5-6 महीने के अंदर ही उसने कश्मीर पर हमला किया, और उस कश्मीर का आधा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में। बलूचिस्तान पर कब्जे के 5-6 महीने बाद में कश्मीर पर हमला किया था। अगर हम उनको बलूचिस्तान पर कब्जे से रोक देते और पाकिस्तान के हौसलों को तोड़ देते तो फिर ये इधर कश्मीर पर हमले की हिम्मत नहीं करते। हालांकि कई सारे रिसर्च और कई सारे सोर्सेज में यह भी माना जाता है कि उस समय अंग्रेज भी पाकिस्तान की साजिश में शामिल थे, बलूचिस्तान पर कब्जे को लेकर जो साजिश शामिल थी। एक बात और जाते जाते मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस नक्शे को जूम कीजिए। ये बलूचिस्तान आपको ये इधर ये पूरा पाकिस्तान दिख रहा है, यहां से लेकर के कुत्ते के जैसी जो सूंड लिए हुए ये पूरा पाकिस्तान दिख रहा है। इसमें ये वाला एक रैंडमली हिस्सा बलूचिस्तान कर लो, इंपॉर्टेंट। अब आप मजेदार बात देखिए, इसी पर यहां पर ग्वादर पोर्ट है। वो ग्वादर पोर्ट जो उसमें बलूचिस्तान के पास भी नहीं था, ओमान के पास था। ओमान कहां है? इस नक्शे को थोड़ा सा नीचे ले जाइए, ये है ओमान। ये बीच में समंदर दिख रहा है, समंदर के इस साइड में ओमान है। वो एक मैंने डिटेल में आपको वीडियो बताया है पॉलिटिकल पंचायत पर ही, अगर जाकर के देखिएगा कि कैसे ग्वादर पोर्ट ओमान भारत को देना चाहता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। 1958 के अंदर में ग्वादर पोर्ट भी साथ में होता। आज अमेरिका को जो पश्चिमी पोर्ट ऑफर कर रहा है पाकिस्तान, वो भी इसी बलूचिस्तान का हिस्सा है। सोचिए उस समय अगर हमने खान ऑफ कलात की रिक्वेस्ट को अगर स्वीकार किया होता, कुछ भी प्रेशर बिल्डअप करके, भले ही भारत के साथ उसे नहीं मिलाते, लेकिन पाकिस्तान को उस पर कब्जा करने कुछ भी नहीं होती, हम उसे एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे देते। भारत अगर मान्यता देता तो ये ट्रेंड चलता और कुछ और देश उसको मान्यता देते, और मान्यता मिलती तो फिर पाकिस्तान के लिए उस पर कब्जा करना मुश्किल हो जाता। और अगर हौसले यही बलूचिस्तान में टूट जाते पाकिस्तान के, तो वो इधर कश्मीर पर हमला नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें एक बलूचिस्तान और एक कश्मीर, दो आजाद रियासतें थी। कश्मीर का भी तब तक भारत के साथ विलय नहीं हुआ था। उसे लगा कि जब हमने इसको कब्जा कर लिया था, हम इसको भी कर लेंगे। बाद में हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, भारत के साथ विलय के घोषणा पत्र किए, भारत की फौज गई, लेकिन जब तक गए तब तक आधा कश्मीर वो कब्जा कर चुके थे, और बाद में यूएन में चले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो आधा कश्मीर आज भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है। बलूचिस्तान की ये कहानी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और भारत के हितों से जुड़े विश्लेषण को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी एक विशेष अपील रहेगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप पर साथियों के साथ में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।